नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार सिंह आपका आरपीएस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से दर्पण के प्रकार, यानी दर्पण के प्रकार के विषय में जानेंगे। दर्पण क्या होता है ये समझेंगे, दर्पण कितने प्रकार का होता है ये समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की। परावर्तन क्या होता है ये जानकारी प्राप्त की तथा प्रकाश किन किन वस्तुओं के द्वारा प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं, ये समस्त जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त की थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। यानी दर्पण लेंस का ही एक भाग होता है जिसके एक तरफ पेंट या कलई करके उसे परावर्तक योग्य बनाया जाता है। यानी एक साइड में जिस पर या तो उसे खुरदरा बना दिया जाता है या उसमें किसी प्रकार की कलई पेंट वगैरह कर दी जाती है जिससे वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर सके। अर्थात एक तल को उसके परावर्तक के रूप में बनाया जाता है, वो उसका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मनुष्य की आंख में पड़ती हैं तो उसे वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दर्पण जो है जिस पर एक तरफ कलई कर दी जाती है या पेंट कर दी जाती है या उसे खुरदरा बना दिया जाता है या फिर उसे परावर्तक योग्य बनाया जाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। जैसा कि शब्द है सम प्लस तल, यानी समान है जिसका तल, उस दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। अगर हम समतल दर्पण को छुएंगे तो वो हर जगह हमको समान दिखाई देगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर महसूस नहीं होगा। जैसे हमारे सामने एक दर्पण है, अगर हम इसको इस प्रकार से अंगुली से देखते हैं तो हर पूरा का पूरा तल उसका समान होता है, उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। बाकी अन्य दर्पण में दर्पण का तल हर जगह समान नहीं होता है। ये बोर्ड है, अगर इसको हम छूते हैं तो ये हर जगह हमको समतल भाग इसका दिखाई देता है। तो सम प्लस तल अर्थात जिसका तल हो समान, उस दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण फिर लिखा है हमने समतल दर्पण के उपयोग क्या है। दैनिक जीवन में हम लोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप से प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का ही अर्थात वस्तु के समान ही बनता है, आभासी सीधा बनता है। यहाँ पर दो स्थितियां अवश्य ही उत्पन्न होती हैं। यदि हम जैसे मान लीजिए हमारे पास वस्तु 2 मीटर लंबाई की है, अगर हम इस पूरी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो हमें दर्पण 1 मीटर का चाहिए होगा। कितना? 1 मीटर का, अर्थात वस्तु की आधी लंबाई का जब हम दर्पण लाएंगे तब हमें पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दूसरी स्थिति यह है, जब हम दर्पण की चाल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, यदि हम दर्पण की तरफ v वेग से चलते हैं, अर्थात मान लेते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से यदि हम दर्पण की तरफ चलते हैं तो उधर से प्रतिबिंब हमारी तरफ कितनी गति से आता हुआ दिखाई देता है। अगर हम v वेग से वस्तु जो है दर्पण की तरफ चलती है तो प्रतिबिंब इसका दूना अर्थात 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। और इसी जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हम उधर चल रहे हैं तो हमारी तरफ प्रतिबिंब आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये प्रमुख बात है, ध्यान रखना कि समतल दर्पण में यदि
किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण हमें लेना पड़ेगा। और प्रतिबिंब और वस्तु की चाल से संबंधित ध्यान रखेंगे कि यदि वस्तु 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दर्पण की तरफ बढ़ रही है तो उधर से उसका प्रतिबिंब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात चाल जो है समतल दर्पण में दूनी हो जाती है। तो हमने पढ़ा समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिया और इसमें प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु के आकार का ही बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसा कि उसका नाम है, गोलीय दर्पण एक प्रकार से कांच का खोखला गोला ही होता है। ठीक है, गोला ये दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। पहले हम गोलीय दर्पण में आने वाली कुछ शब्दावली की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या होता है? जैसे गोलीय दर्पण, जैसा कि हमने बताया, जहाँ पर हम देख लेते हैं, गोलीय दर्पण जो है क्या कहा कि कांच का एक गोला होता है। जिस प्रकार से ये मान लेते हैं, ये हमारे सामने अवतल दर्पण है। कैसा है? अवतल दर्पण है, इतना है, लेकिन इसको जो है अवतल दर्पण है, इसको हम अगर इस प्रकार से लेना चाहें तो ये पूरा ये गोले के आकार का बनता हुआ दिखाई देता है। अर्थात ये किसी गोले का कटा हुआ भाग जो गोलीय दर्पण कहलाता है। सबसे पहले इसमें पूछा गया है वक्रता केंद्र। फिर यहाँ से लेते हैं, एक बिंदु होता है P और इस प्रकार से रेखा खींच लेते हैं। ये जो P होता है, ये P क्या होता है इसको ही पहले समझ लेते हैं। P जो है ये होता है ध्रुव। क्या ध्रुव है? अब ध्रुव के विषय में देखिए, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चाहे दर्पण वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, जो परावर्तक पृष्ठ होगा, ये हमारे सामने परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण का ध्रुव P कहलाता है। इसे P से व्यक्त किया जाता है। इसके आगे जब ही थोड़ा बढ़ते हैं, यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसे F कहा जाता है। क्या कहते हैं? F कहते हैं। F का मतलब होता है फोकस। क्या होता है? फोकस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष की किरण होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या पुनः किसी एक अन्य दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस F कहते हैं। इसे F अक्षर से व्यक्त किया जाता है। शर्त ये रहती है, ये सदैव मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, उनके परावर्तन के पश्चात जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात वास्तविक रूप से किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही जो है दर्पण का मुख्य फोकस F कहलाता है। अब हमने F देख लिया। इसके बाद में एक शब्द लिखा हुआ है वक्रता केंद्र। क्या लिखा हुआ है? वक्रता केंद्र। यहाँ पर एक वक्रता केंद्र C होता है, मान के चलिए इसको ये बना लेते हैं हम C। अब ये वक्रता केंद्र क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का, ये कांच का खोखला गोला है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके ही केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C अक्षर से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? C अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अर्थात मतलब ये जो गोलीय दर्पण है वो जिस गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से व्यक्त किया जाता है। ये हो गया। दूसरे नंबर में एक होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या R ले लेते हैं। ये वक्रता त्रिज्या। क्या लिखा हुआ है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या। ये मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला है,
और ये इसका यहाँ पर केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है। तो ये तो हो गया वक्रता केंद्र, यानी जिस गोले का बिंदु होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से व्यक्त करते हैं। और कांच के खोखले गोले का जो भी दर्पण है भाग होगा उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अर्थात गोले की ही त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे R से व्यक्त किया जाता है। किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? R से व्यक्त किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गया। अब बचा मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष ये वह, जैसा कि हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वही मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष जो है P तथा C को मिलाने वाली, अर्थात ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये फोकस भी हो गया। अब पहुंचते हैं फोकस दूरी। ये फोकस दूरी क्या होती है? ये ध्यान रखेंगे कि फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी यह बराबर होता है R/2, अर्थात R/2 होता है। फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी P तथा F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, अर्थात ध्रुव और फोकस, ये फोकस है, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये थी गोलीय दर्पण में शब्दावली। यहाँ से पूछ दिया जाता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? रटने की जरूरत नहीं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ होगा उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस जो है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई वास्तव में प्रतीत होती है या जाकर के किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इससे सवाल भी पूछ दिए जाते हैं। फोकस दूरी दे दी जाती है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, या वक्रता त्रिज्या दे दी जाएगी तो फोकस दूरी ज्ञात करना होगा। सवाल से संबंधित हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। अब हमें समझना है उत्तल दर्पण। क्या समझना है? उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसा कि नाम है, क्या है? U प्लस तल। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? U प्लस तल। U माने होता है उठा हुआ, U प्लस तल, यानी जिस दर्पण का तल उठा हुआ होता है उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है? जिस दर्पण का तल उठा हुआ होता है उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से जैसे ये बना हुआ है, इसका तल जो है, बीच का भाग उठा हुआ होता है और किनारे इसकी जो है दबी हुई होती है। इस दर्पण को क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण। U प्लस तल, उठा हुआ जिसका तल हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक दर्पण है, अगर इसको हम देखेंगे तो इसका बीच का भाग ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इधर से देखते हैं लगता है कि कुछ दबा हुआ है और ऊपर ये उठा हुआ है, लेकिन किनारे पे ये भाग जो है दबा हुआ है। तो ये कैसा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। जो दर्पण जिसका तल उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब है इसका उपयोग के विषय में। उत्तल दर्पण प्रमुख रूप से जो है ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में, अर्थात उसे साइड देखने के लिए इस प्रकार से साइड में लगाया जाता है, जिससे सदैव प्रतिबिंब आभासी कैसा बनता है? इसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है, आभासी सीधा बनता है। और जो है लैंपों में, चौराहों पर जहां पर प्रकाश हमें अधिक फैलाना होता है ऐसी जगहों पर भी उत्तल लेंस का उपयोग
किया जाता है। उन लैंपों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उत्तल लेंस ऐसा उत्तल दर्पण ऐसा होता है जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है, जबकि अवतल ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग ड्राइवर की सीट के पास में किया जाता है और लैंपों में जहां हमें प्रकाश अधिक दूरी में फैलाना होता है, चौराहे इत्यादि में। और उपयोग ये हो गया। अब समझते हैं प्रतिबिंब। जैसा कि हमने बताया कि हमारे सामने ये उत्तल दर्पण है। अब इसको प्रतिबिंब को चाहे जितनी दूर लेते चले जाओगे, प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। हाँ, एक अंतर जरूर होता है। यदि हम वस्तु को अनंत पर ले जाएंगे तब प्रतिबिंब जो है इसका फोकस पर बनेगा और बिंदु के आकार का बहुत छोटा बनेगा। जब अनंत की वस्तु को हम देखना चाहेंगे, कोई भी प्रतिबिंब हम इस आगे बढ़ाएंगे तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता रहेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने संबंधित एक ही बात ध्यान रखेंगे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण की तरफ। तो ये अवतल दर्पण क्या होता है? जैसा कि उसका नाम है अव प्लस तल, यानी जिसका तल हो दबा उसे कहते हैं अवतल। कटोरा, कटोरा को देखा है, कटोरा अवतल होता है, जिसका तल दबा हुआ होता है। ये कटोरे के आकार का होता है। वह दर्पण जिसका तल दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। जैसे ये है, ये देखने में इसका तल जो है दबा हुआ और किनारे से ये उठा हुआ है। जिस प्रकार से कटोरे में अगर हम पानी रोकना चाहें, और बड़े अवतल दर्पण में भी ये तुम पानी रोकना चाहो तो रोक सकते हो। समतल दर्पण में पानी नहीं रुकेगा, उत्तल दर्पण में भी पानी नहीं रुकेगा, लेकिन अवतल दर्पण में यदि पानी रोकना चाहो तो आसानी से रुक सकता है, क्योंकि इसका तल जो है दबा हुआ होता है। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं जिसका तल दबा हुआ होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। बात आती है उपयोग की। तो अवतल दर्पण का उपयोग सर्वप्रथम तो दाढ़ी बनाने के लिए नाई लोग शेविंग के रूप में करते हैं, और जो है इसका उपयोग सर्च लाइट, ट्रक की लाइट, हेडलाइट, मोटरसाइकिल की हेडलाइट इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि कारण ये होता है क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हर जगह सीधा नहीं बनता है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बनता है। जैसा कि हमने अवतल दर्पण लिया था, ये हम देख रहे हैं, इसको अगर हम दिखाना चाहें तो कोई प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। कारण यह है कि वस्तु को यदि अनंत पर रखोगे या दूसरी जगह रखोगे तो प्रतिबिंब सदैव दर्पण के आगे बनता है, वो दिखाई ही नहीं देता है। जब प्रतिबिंब वस्तु को हम P तथा F के बीच में ले जाते हैं, अर्थात ध्रुव तथा फोकस के बीच में ले जाएंगे, तब हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। शायद दिख रहा हो, ये आभासी सीधा होगा, अन्य स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही बनता हुआ दिखाई देता है। यदि हम अवतल लेंस को लेकर के देखें तो खूब समझ में आ जाएगा। हम इसमें अपना चेहरा देखना चाहें तो हमें दिखाई नहीं देगा। हाँ, यदि हम इसको P तथा F के बीच में ले जाएं, जब अंगुली ले जाते हैं तो ये जो है वस्तु से बड़ी आकार की हमें दिखाई, यानी हमारी वास्तविक अंगुली से ये बड़ी दिखाई देती है। तो इसको हम समझ लेते हैं अवतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। जो पहले हम इसको जो है चित्र के माध्यम से समझेंगे, ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जैसे कि लेते हैं, ये हमारे सामने अवतल दर्पण है, इसमें ये एक रेखा ले लेते हैं, ये P हो गया, ये F हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। यानी ये ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं अनंत, यहाँ से इसको मान लेते हैं अनंत। सबसे पहले अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो यहाँ से परावर्तन, मतलब जैसा कि बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी
और ये जो है अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन, वर्तन नहीं, सॉरी गलत हो गया, परावर्तन के पश्चात ये किरणें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहां पर मिलती जाकर के है? फोकस या पर मिलती हुई प्रतीत होगी। यहां पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का, बहुत छोटा ही बनेगा। जैसे ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा बी और ए के आकार का, इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अब जैसे ही हम वस्तु को अनंत तथा सी के बीच में मान लो यहां पर लाते हैं, जब हम वस्तु को यहां पर लाते हैं तो उसी अक्ष के समांतर चलने वाली, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर निकलेंगी? एफ तथा सी के बीच में, यहां कहीं से ये निकलती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से यहां से कहीं निकलती हुई दिखाई देगी। जहां पर प्रतिबिंब जब वस्तु का बनेगा वो भी बी और ए के ही आकार का होगा, अर्थात वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। फिर हम वस्तु को उठा के ले जाते हैं, धीरे धीरे इधर को वस्तु ज्यों बढ़ा रहे हैं त्यों तो प्रतिबिंब इधर को भाग रहा है, दर्पण के पीछे भागता, सॉरी आगे को भागता हुआ जा रहा है। अब जो है यहां पर जब हम वस्तु को रखते हैं, कहां? वक्रता केंद्र सी पर, पहले हमने अनंत पर रखा, फिर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा। अब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर ही रख दिया, ठीक है। तब यहां से चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात कहां पर मिलती आकर के हैं? वक्रता केंद्र पर ही, जहां पर इसका प्रतिबिंब VA अर्थात उल्टा वस्तु के आकार का ही बनता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बन रहा है। आगे जो है अब हम क्या करते हैं, जब वस्तु को उठा करके हम C तथा F के बीच में ले जाएंगे, यहाँ पर वस्तु को लाते हैं, ये वस्तु हमारी ये भी है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमें C तथा अनंत के बीच में यहाँ कहीं पर मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन प्रतिबिंब B तथा A के ही आकार का बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होगा। अभी तक यहाँ पर बराबर बना था, अब जब C तथा अनंत के बीच में बन रहा है तो वास्तविक उल्टा होगा, परंतु वस्तु से बड़ा हो जाएगा। अब हम वस्तु को उठा के ले जाते हैं फोकस पे, जैसा कि हमने अभी दर्पण में दिखाया था कि अंगुली को जब करीब में ले जाते हैं, जब हम फोकस पर ले जाएंगे तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है कहाँ? अनंत पर कहीं मिलेगी, अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता हुआ प्रतीत होगा, यानी आवर्धित बहुत बड़ा बनता हुआ प्रतीत होगा। अब हम क्या करते हैं, अब वस्तु को जब हम उठा के, एक ही स्थिति है अवतल दर्पण में जहां पर प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है, वो जरूर ध्यान रखेंगे F तथा P के बीच में। अब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच में जब यहां पर लाएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति इधर नहीं, इधर दर्पण के पीछे कहां बनती हुई दिखाई देगी? दर्पण के पीछे, ये भी वस्तु के आकार की ही बन जाएगी। तो ये था चित्र के माध्यम से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो है आगे। अब हम इसको जो है सारणी के माध्यम से भी आपको समझा देंगे कि किस प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। हाँ, तो सारणी के माध्यम से देख लेते हैं। ये है वस्तु, ये है प्रतिबिंब और ये है वस्तु के आकार, और ये प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस F पर बनेगा। कैसा होगा? छोटा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। फिर पुनः वस्तु को जब हम अनंत तथा C के बीच में ले जाएंगे, जैसा कि हमने बताया था, तो प्रतिबिंब जो है F तथा C के बीच में बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। जब हम वस्तु को C पर ले जाएंगे
तो उसका प्रतिबिंब भी C पर अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा होगा? वस्तु के समान होगा, वास्तविक उल्टा होगा। जब हम वस्तु को C तथा F के बीच में, जब हम वस्तु को C तथा यानी वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C तथा अनंत के बीच में। ये बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। जब हम वस्तु को फोकस F पर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? अनंत पे चला जाता है। और वो कैसा होगा? आवर्धित बड़ा, यानी अत्यधिक बड़ा होगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, लेकिन वास्तविक उल्टा होगा। जब हम वस्तु को ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आवर्धित बड़ा होता है, आभासी सीधा होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब केवल P तथा F के बीच में ही आभासी सीधा बनता है। अन्य स्थितियों में हर जगह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा ही बनता है। ये विकल्प के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं अपवर्तन क्या होता है। बाकी अपवर्तन के संबंध में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। परावर्तन की कहानी आज पूरी होती है। अपवर्तन थोड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, बाकी इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि परावर्तन हमने बताया था कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है तो परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यह प्रवेश करते समय वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन, ये है विरल माध्यम। कौन सा लेते हैं? विरल। और ये होता है सघन। ये है सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया और ऊपर की तरफ इसका हो जाता है विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की किरण सीधे न जाकर के वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस मार्ग से विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो किरण आ रही है इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण, और ये किरण जो अपने मार्ग से विचलित हो रही है इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित। उसमें वापस हो रही थी तो उसको परावर्तित किरण कहा गया था। ये कुछ अपने मार्ग से विचलित हो रही है इसलिए इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। इसके भी दो नियम होते हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं उसी प्रकार से इसके भी दो नियम होते हैं। अगर ये एक प्रकार से काल्पनिक लंब डाला जाए, जैसा ये डाला गया है, ये काल्पनिक लंब डाला जाए तो ये आपतित किरण थी तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। ये किरण अपवर्तित हो रही है तो ये कोण कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण। इसे जो है I से प्रदर्शित किया जाता है और इसे R से, तो ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, और ये आपतन बिंदु हो गया, ये अविलंब हो गया। नियम पहला तो वैसा ही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये प्रथम नियम कहलाता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर और अविलंब एक ही जगह पर स्थित होते हैं, इसे अपवर्तन का प्रथम नियम कहा जाता है। दूसरा अपवर्त यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक रहता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अर्थात साइन I अपान साइन R बराबर नियतांक। क्या होता है? नियतांक होता है, यानी एक मान इसका नियत रहता है। तो इन दोनों नियमों को स्नेल के नियम भी कहा जाता है।
ये थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आगे अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।